हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाज को राह दिखाता समंदर में, जहाज को राह दिखाता समंदर में और बुजुर्गों का सहारा बनता जीवन में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हैं हमारे आज के मेहमान जिन्होंने लगभग 22 वर्षों तक इंडियन नेवी में रहकर हिंदुस्तान की सेवा की है और आज अपना जीवन बुजुर्गों की सेवा में समर्पित किए हुए हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान कैप्टन हर्ष कुमार सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो द्वारका मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। थैंक यू, आप आए, आपने समय दिया। तो आप सर, जैसे आप इंडियन नेवी में लगभग 22 साल तक आपने काम किया है और हमने पढ़ा आपके बारे में कि आपने सुनामी में भी लोगों की सेवा की और एंटी पोचिंग में और बहुत सब चीज़ों में आपका ऑपरेशन में आपने पार्टिसिपेट किया है। तो क्या कोई अपना कोई वाक्य आप सुनाना चाहेंगे? 22 साल की नौकरी ही एक वाक्य है पूरा। एवरी डे हमेशा ही कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। और जब आप समुद्र में जाते हैं तो काफी अनसर्टेनिटी होती है। सो मेरे जब करियर शुरू किया था तो मैं एक लैंडिंग क्राफ्ट शिप में था। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह यूज करके आइडेंटिफाई करते थे शोर। तो मैं नेविगेटिंग ऑफिसर था, बहुत यंग ऑफिसर था। ये मैं आपको 1995 की बात बता रहा हूँ। 96 फरवरी टू बी वेरी श्योर। हम यहाँ से अंडमान सेल कर रहे थे। तो जो हमने अपनी पढ़ाई करी थी सेलिंग की, तो वहाँ पे एक व्हेन यू गो टू अंडमान एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आता है। अच्छा। तो अगर वो दिखा नहीं आपको, आपने जो कैलकुलेशन वगैरह करी है, स्टार वगैरह देख के अपनी जगह फिक्स करी हुई है, हाँ जी, अगर वो दिखता नहीं है तो थोड़ा आप घबरा जाते हैं कहीं गलत रास्ते तो नहीं पहुंचे। तो मेरा पहला जो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट था नेविगेटिंग ऑफिसर, मतलब नेविगेशन के लिए आना, तो वो था यंग ऑफिसर। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से वो हमको लैंडफॉल होना था। लैंडफॉल बोलते हैं सुबह करीब 4 सवा 4 का समय था। तो जो मेरी कैलकुलेशन थी जो भी थी, मैंने वो आइलैंड से तो हमें दिखा नहीं 6 बजे तक सुबह अंधेरा होगा। नहीं, हम ड्रिफ्ट हो गए थे। अच्छा। ट्रैक से दूर हो गए। तो फिर करते करते हमें दोपहर में 12 बजे दिखा। तो मेरी एस्ट्रो नेविगेशन ठीक हो गई उस समय। सूरज को देख के आप प्लॉट करके आगे पीछे जाके दिखे। तो पहला एक्सपीरियंस वहां से हुआ कि इफ यू डोंट प्रिपेयर योर वेल यू कैन ऑलवेज गेट लॉस्ट। द सेम इन द लाइफ आल्सो। सो यही था पहला एक्सपीरियंस। नेवी हैज बीन वेरी काइंड इनफ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया। आई मेड फ्रेंड्स फॉर लाइफ। नेवी के चलते मैंने बहुत विदेश घूमा, सारे आइलैंड्स घूमे, बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत अच्छे मेरे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया। बहुत अच्छे जूनियर्स मिले जिन्होंने बहुत साथ दिया। सो हम जब नेवी में आए थे तो छोटी सी परिवार से आए थे। 2 भाई 2 बहन थे। अब यहाँ इतना बड़े परिवार में तो वी लिव इन अ कम्युनिटी जो यहाँ पे बहुत बड़ा हमारा परिवार है। एंड वी फील ऑलवेज ओके वी गॉट समबडी टू लुक आफ्टर अस। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। तो सर, आपने जब आप थे उसके बाद जो आप रिटायर हुए, क्योंकि जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है रिटायरमेंट के बाद, तो आपने उसके बाद आपने क्या राह चुनी, कैसे चुनी, क्या उसकी प्लानिंग आपने पहले से की हुई थी? देखिए मैम, मेरा जो रिटायरमेंट था वो बहुत जल्दी हो गया 42 साल की उम्र में। वो इम्पल्सिव डिसीजन था। हाँ जी। कि मेरे पेरेंट्स का मेरी माँ का देहांत हो गया था 2016 में। और उस समय मैं नेवी में काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो मैंने बोला यार, इफ एट माई थिंग मैं अपने पेरेंट्स के सामने जरूरत नहीं कर पाया तो सबको ये प्रॉब्लम होगी। तो फिर सोच से शुरुआत करी। करते करते अब लाखों पेरेंट्स के बच्चे बन गए, मदद कर पाते हैं। हाँ, आप ये जो बुजुर्गों का करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कैसे, मैंने इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए मैम, क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं हमें इतना पढ़ाते हैं। आप भी अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं, मैं भी अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं। हम चाहते हैं कि वो उड़ें, हमारे घोंसले से निकल के वो अटेन ग्रेटर हाइट्स। यही तरक्की होती है। यही, बिल्कुल सही कहा। जब हम ये करते हैं तो पहले तो हम बड़े परिवार में रहते थे। तो ताऊ जी, चाचा, रिश्तेदार, जॉइंट फैमिली थे, तो कोई ना कोई ख्याल रखने के लिए होता था। पर जैसे हमारे समाज की ग्रोथ हुई, हाँ जी, तो
न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो गया। तो अब कैसे हम अपने बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ना हम अपने बच्चे के ऊपर बोझ बनना चाहेंगे। तो जो आदमी बुजुर्ग जिन्होंने अपने बच्चे अच्छे पढ़ाए हैं, जिन्होंने अपनी पेरेंटिंग अच्छी करी, उन्होंने अपनी पूरी लगा दी, तो दे ऑल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस मिल जाए, कोई गाइड कर दे उनको। सो जो आप नौकरी करते हैं 30 से 40 साल, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, एवरेज एज अब 85 तो बहुत नॉर्मल, 80 तो बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल हो गई, बहुत नॉर्मल है। तो आपको 20 से 25 साल रिटायरमेंट लाइफ जीनी, जितने साल आपने नौकरी करी है उससे थोड़ा कम आपको रिटायरमेंट लाइफ जीनी है। सही कह रहे हैं, राइट। सो उस पीरियड को अगर आपने ठीक से मैनेज कर लिया, थोड़ी सी प्लानिंग कर ली और ठीक से मैनेज कर लिया, तो आप वंडरफुली जीते हैं। और आपका इतना एक्सपीरियंस है 40-45 साल का, आप और समाज को अपना एक्सपीरियंस देके काफी, मतलब जो एक्सपीरियंस का कोई किताबों में नहीं होता, एक्सपीरियंस ही होता है। तो इट इज अ कलेक्टिव थिंग। हाँ जी, कि जो आप गुजरे हैं, जो आपने मुश्किलें देखी हैं, उसको आप कैसे अच्छे से जिए, सॉल्व करें। और जो 60 साल रिटायर होते हैं, री अटायर वर्ड यूज करते हैं, हम रिटायर नहीं बोलते हैं, री अटायर होते हैं। 40 साल उन्होंने बहुत मेहनत करी, बच्चे पढ़ाए, देश के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, अपने जिस संस्था में काम करते थे उसके लिए काम किया। अब वो रिटायर होते हैं कि वो कंज्यूम करें ताकि और लोग को रोजगार मिले। हाँ जी, तो बिल्कुल सही है। तो ये तो आप कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने एक इतना एल्डरली कुछ आपने ग्रुप बनाया हुआ, एक एमोहा कुछ आपका वो भी है। तो लेकिन आम आदमी और क्या कर सकता है रिटायरमेंट के बाद? देखिए मैम, रिटायरमेंट इज ऑल प्लानिंग। जैसे हम घर बनाने के लिए एक एक पैसा जोड़ते हैं, सो सब 3 चीज बहुत आवश्यक है रिटायरमेंट होने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर वो तीनों आपने सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्व फॉर योरसेल्फ, वो सॉल्व करना बहुत आवश्यक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी आर अबाउट टू रिटायर, उससे बच्चों की भी शादी हो रही होती है, घर भी बनाना है, तो पहले अगर शुरुआत में ही घर वर बना लिया जाए, अर्ली पार्ट ऑफ द करियर, एक हेडेक तो खत्म है। और फिर अगर घर आपके पास है तो मोस्टली जो 25, अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं, 20 से 25% आपका जो भी आपका पैसा, रिसोर्सेज है, वो घर पे चला जाता है। तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, तो आप ज्यादा अच्छे से रहते हैं। तो या तो फिर आपने ऐसा लॉन्ग टर्म लीज अरेंजमेंट करा लीजिए कि वहां रह रहे हो, घर बनाने के आप उतने पैसे जोड़ लीजिए कि किराया निकल आए। और किराया तो डे बाय डे बढ़ता ही चला जाता है। तो एस्केलेशन आप उसको ऐसे इन्वेस्ट करिए ठीक से, कि आपको अपना 25 साल एक्स्ट्रा जीना है, 80 साल जीने की तैयारी करिए। तो प्लानिंग है थोड़ी सी। तो मेरे ख्याल से जो 60 साल तक पहुंच जाते हैं वो ठीक प्लानिंग कर लेते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कब जिंदगी बीत गई और 60 सालों का रिटायरमेंट डे आ गया, और तब वो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम अचानक, क्योंकि फाइनेंसेस तो बंद हो गए जिनको, क्योंकि हर किसी को तो पेंशन भी नहीं मिलती है, मिलती है तो बहुत थोड़ी होती है कि उसमें गुजारा होना मुश्किल है। तो ऐसे में वो फाइनेंसेस कब से करें, क्या करें? पता चला 60 साल हो गए बंद, अब क्या करें? देखिए मैम, फाइनेंसेस में अभी तो उतना अच्छा नहीं था, मैंने भी कभी कुछ ज्यादा सेविंग नहीं करी थी। अब वो जो मिलता तो उससे जीता था जी। बट एक समय के बाद मेरे पिताजी ने बोला घर तो खरीद लो, तो एक मैंने घर खरीदा। और अगर आप अपने एसेट्स को बचा ले जाएं, अपनी जमीन बचा लें, अपने कुछ ऐसा हॉबी रखें या कुछ ऐसा एसेट्स क्रिएट करें जो आपको रेवेन्यू दे, रेगुलर इनकम दे, तो वो बहुत आवश्यक है आपको बनाने के लिए। अगर रेगुलर इनकम आपके पास आएगी तो स्ट्रेसेस नहीं रहेंगे, कम हो जाएगा। जैसे कि आप पढ़ा सकते हैं, हाँ जी, आपके पास नॉलेज, आप पढ़ा सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने फील्ड ऑफ वर्क के साथ, कंसल्टेंसी कर लीजिए या कुछ ही को कंट्रीब्यूट करिए। तो आपको, अगर आप सोचेंगे कि मैं अभी नॉर्मल वर्किंग एज हो गई 70 साल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब 60 में तो अभी नॉर्मल लगता है, मिड 40s नाउ 60s। हाँ जी। तो आपको कुछ सोचना है कि अगर आप क्या समाज के लिए कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो आपका रिटायरमेंट सॉल्व है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं, तो फिर डॉक्टर्स और बीमारी पकड़ लेंगे, ज्यादा ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आपने ज्यादा कंज्यूम नहीं किया, आपकी हेल्थ भी ठीक है, आप आसानी से लंबा जाएंगे। तो लेकिन ये हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए? क्योंकि अब देखिए, आप लोगों का तो खैर
कोई मुकाबला नहीं होता सिविलियन से, आप लोग तो बहुत ज्यादा ड्रिल्स और बहुत फिट रहते हैं, पर आम आदमी क्या करे? क्योंकि अक्सर होता है रिटायरमेंट क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे लोग आए हैं, हमारी ये बात हुई कि भाई अब कम से कम हम आराम से सो सकते हैं, बलराम की चिंता नहीं है, फुर्सत से सोएं, अपना जिए, अपना काम करें, तो लेकिन उससे फिर सेहत तो धीरे धीरे डाउन होने लगती है ना, तो सेहत को कैसे मेंटेन रखें? देखिए मैम, जो सेहत है इट इज लिंक टू दो चीजें। एक, या तो आप मेंटली बहुत खुश हैं तो बीमारी वैसे नहीं आएगी। मेंटल हेल्थ इज सबसे इम्पोर्टेंट। आप लोगों से मिलें, बातचीत करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि मेंटली इमोशनली अपने आप को कैसे फिट रखें। मेंटल और इमोशनली फिक्स होने के लिए आपको किसी को ज्यादा सीरियसली लेना नहीं, दिल पे बात नहीं लेनी। सबकी विचारधारा होती है, आप 60 साल तक बचेंगे, एवरीबडी हैज गॉट, सबकी अपनी फिक्स्ड व्यूज हो जाते हैं। तो हमको सबके व्यूज को समझना चाहिए, अपने व्यू नहीं थोपने चाहिए, नंबर 1। तो अगर आप सबके व्यू समझेंगे तो आपको किसी की बात बुरी लगेगी नहीं। जो बुरी लग रही है तो मत सुनिए, जाने दीजिए, दिल पे नहीं लेना है, पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा है हेल्थ के लिए हमारा खान पान। हमें अल्पाहारी बने, आराम से अच्छा खाना खाएं, थोड़ा ही खाएं पर अच्छा खाएं, और रूटीन में रहें कि अगर 12 बजे खाना खाना है तो हमें लेट ना करें। रात में 8 बजे खाते हैं तो अब हमारे शरीर भी है, उस सेल्स उस तरह रिजनरेट नहीं हो रहे, मजबूत नहीं, तो हमें स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा और तीसरा कि हमको एक्टिव रहना है, हमको चलना चाहिए, हमको वॉक करना चाहिए, हमको अपने सारे फैकल्टी, सारे 5 इंद्रियों को सदुपयोग करना चाहिए और खुश रहें। तो मेरे ख्याल से हमें अस्पताल जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिवेंटिव हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दें। मगर ये खुश कैसे रहें? देखिए मैम, खुशी तो ढूंढने से भी नहीं मिलती, वो आदत बनानी पड़ती है। तो मेरी तो सबसे बड़ी खुशी है कि मैं किसी को दुखी नहीं करता हूँ। जो बोले जी 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 जी, तो बुरा लगता वही मुंह पे बोल दिए, प्यार से बोलिए। तो और खुश रहने के लिए एनवायरनमेंट में जाना बहुत आवश्यक है। आपको बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, पार्क जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, ट्रैवल करिए, अपने गांव जाइए, रिलीव योर लाइफ, अपने स्कूल जाइए, अपने कॉलेजेस जाइए, अपने कॉलेज दोस्तों को ढूंढिए, आपकी कोई हॉबी है तो उस पर फोकस करिए। तो ये सब चीजें, जो बुजुर्ग हो जाते हैं 60 साल के, उनको कोई एक दोस्त मिल जाए उस समय जो उनको कोक्स करे, तो वो कर लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा जो 80-80 साल में पेंटिंग करना सीखे। आई हैव सीन समबडी हु एट द एज ऑफ 75 स्टार्टेड प्लेइंग गिटार। मैंने लोगों को नाचने सीखते हुए देखा। अभी मैं परसों ही एक बुजुर्ग साहब से मिला, वो 62 साल में डाटा एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाती डाटा एनालिसिस कोर्स पढ़ रहा है अमेरिका जाके। तो यहाँ से ऑनलाइन सीख रहे हैं ताकि वो अपने नाती से, अपने ग्रैंड चाइल्ड से कनेक्टेड रहें। अरे वाह, आपने हर पहलू का बहुत बखूबी जवाब दिया है कि किस तरह से अपने मन को करें, किस तरह से अपने तन का ध्यान रखें, कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करें और क्या करें, और समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ये तो आपने एक बहुत अच्छा किस्सा बताया कि एक माँ ने किस तरह से परिवार को कितना आगे बढ़ाया। तो लेकिन जनरली लोग समाज के लिए क्या करें, क्योंकि हर किसी के अंदर ये जज्बा जरूर होना चाहिए, होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाते कई बार। तो आपके ख्याल से कोई भी एक छोटा सा स्टेप क्या किया जा सकता है? देखिए मैम, अब जैसे हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें, द्वारका की बात करें, द्वारका में काफी सोसाइटीज हैं। हाँ जी, बहुत सोसाइटीज हैं। सो यहाँ पे मैंने 2 चीज जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर बुजुर्गों को एक छोटा सा गार्डन बना के दे दिया जाए, उसमें पेड़ बड़े होते हुए देख लें, हाँ जी, इतनी खुशी होती है। दे गेट इनटू रूटीन, उसमें पानी डालना, उस पेड़ को बड़ा करना, और अगर उसमें फल और फूल निकले और खुशी होती है। हाँ, बिल्कुल। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा, सोसाइटीज में इस टाइप की एक्टिविटी, इंटरजनरेशनल एक्टिविटी हो गई, हम लोग त्योहार वगैरह तो मनाते हैं, वो यंग लोग जुड़ जाते हैं। अगर बुजुर्ग लोग यही जुड़ जाएं और ये कर लें, गार्डन मेंटेनेंस या कोई पंचतंत्र की कथाओं जैसे, शाम को पहले लाइट नहीं होती थी, टीवी नहीं होती थी, तो मुझे अभी भी याद है कि मैं अपनी नानी से या दादी से कहानियां सुनता था। वो कहानियां बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चरली फॉर्मुलेट कर लें, जैसे बोलते हैं चाय पे चर्चा, चौपाल जैसा जो बोलते थे गाँव में, तो बुजुर्गों के लिए अगर हम ये 2 चीज बना दें, हमेशा पॉलिटिक्स ही नहीं डिस्कस करें या और प्रॉब्लम ना डिस्कस करें, कोई कहानी, कोई संवाद, कोई स्टोरी। आजकल तो ये बहुत हो गया, पॉडकास्ट ही इतने बड़ी चीज होगी, सब अपनी कहानी ही सुना रहे हैं। तो वो अगर हो जाए, और आप जैसी संस्थाएं
उसको फैसिलिटेट कर दें। तो बस पहली शुरुआत करनी होती है कम्युनिटी बनाने की। 4-5 लोग जुड़ गए तो 4 से 40 कदम देनी होती है। बिल्कुल सही कहा। वो घर से बाहर निकलेंगे, उनके लिए एक रूटीन बन जाएगी, उनके लिए एक मकसद बन जाएगा, और फिर इसको मोनेटाइज भी किया जा सकता है। अगर वो फ्लावर्स अच्छे हो गए, आप बाहर के फ्लोरिस्ट को बेच दीजिए, वहां से पैसा आएगा और फ्लावर्स इकट्ठे होंगे। सिमिलरली ऐसे जो कंटेंट क्रिएट होगा, कितना नॉलेजेबल कंटेंट क्रिएट हो रहा है, दिस कैन गो टू दीज किंडरगार्टन्स, नर्सरीज, दिस कंटेंट। ओह दैट्स वंडरफुल। आपने तो पूरी एक चेन समझा दी है, कितनी अच्छे से आपने बताई है। तो दर्शकों, आपने देखा कितना अच्छे से कैप्टन साहब ने बताया कि अपने जीवन का एक मकसद ढूंढिए, अपनी हॉबीज को पूरा करिए, और 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारी बेसिक जरूरत है, समय रहते ही उसका इंतजाम करके रखिए। तो आपको एक बात बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ये आज का जो हमारा एपिसोड है, दिस इज द 25th एपिसोड, तो आज हमारी सिल्वर जुबली हो गई है। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, इसके साथ विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे। रेडियो द्वारका से जुड़े रहिए, और जैसा हमने बताया, आज हमारा ये 25th एपिसोड है। थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी ये उम्मीद रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।